इस एपिसोड से शुरू होती हमारी असली शिक्षा, यानी जो हमारे अंदर एक ललक थी कि पैसे को कैसे बनाया जाए, पैसे से अपने लिए कैसे काम किया जाए। तो इसी के बारे में हम देखेंगे। अचानक माइक के डैडी जर्जर पुराने दरवाजे से होकर पोर्च में दाखिल हुए। माइक और मैं उछलकर खड़े हो गए, सम्मान के कारण नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि हम चौंक गए थे। तैयार हो लड़कों? उन्होंने पूछा जब उन्होंने हमारे साथ बैठने के लिए कुर्सी खींची। हमने हाँ में सिर हिलाया। हाँ। फिर हमने अपनी कुर्सियाँ दीवार से दूर खींची और उन्हें उनके सामने बैठने के लिए सरका लिया। वे लंबे चौड़े थे, लगभग 6 फुट लंबे। मेरे डैडी ज़्यादा लंबे थे, लगभग इतने ही वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल ज़्यादा बड़े। हालांकि उनकी प्रजाति एक नहीं थी, लेकिन वे लगभग एक से ही दिखते थे। शायद उनमें एक जैसी ऊर्जा थी। माइक कहता है कि तुम पैसे बनाना सीखना चाहते हो, क्या ये सही है? मैंने अपना सिर जल्दी से हिलाया। हाँ, लेकिन थोड़े डर के साथ। उनके शब्दों और मुस्कान में बहुत शक्ति थी। ठीक है, तो ये रहा मेरा प्रस्ताव। मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन मैं ये काम तुम्हारे क्लासरूम जैसी शैली में नहीं करूंगा। तुम मेरे लिए काम करोगे तो बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। तुम्हारे काम करते समय मैं तुम्हें ज़्यादा तेज़ी से सिखा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम बस बैठकर सुनते रहो जैसा तुम स्कूल में करते हो तो मेरा समय बर्बाद होगा। यह मेरा प्रस्ताव है, या तो मान लो वरना छोड़ दो। मैंने पूछा, ओह, क्या मैं फैसला करने से पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, इसे स्वीकार कर लो या छोड़ दो। मेरे पास इतना ज़्यादा काम है कि मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। अगर तुम में तुरंत निर्णय लेने का क्षमता नहीं है तो तुम वैसे भी कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। अवसर आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तुरंत निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण योग्यता है। तुमने जैसा चाहा था वैसा अवसर तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो तुम्हारी शिक्षा शुरू हो जाएगी या फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा, मंजूर है? मैंने कहा, मंजूर। माइक भी बोला, हाँ मंजूर है। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेज मार्टिन आ जाएंगी। जब मेरी उनसे बातचीत हो जाए तो तुम उनके साथ मेरे छोटे सुपरमार्केट में चले जाना और वहाँ काम शुरू कर देना। मैं तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे की दर से तनख्वाह दूंगा और तुम हर शनिवार को 3 घंटे काम करोगे। लेकिन आज तो मेरा सॉफ्टबॉल मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने आवाज़ धीमी करके कड़क लहजे में कहा, या तो मान लो वरना छोड़ दो। मैं इसे मानता हूँ, मैंने जवाब दिया, और खेलने के बजाय काम करने तथा सीखने का विकल्प चुना। उस दिन सुबह 9 बजे और मैं मिसेज मार्टिन के लिए काम कर रहे थे। वे भली और धैर्यवान महिला थी। वे हमेशा कहती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है, जो अब बड़े होकर दूर चले गए हैं। हालांकि वे बहुत अच्छी थीं, लेकिन वे कड़ी मेहनत में यकीन रखती थीं और हमें काम में लगाए रखती थीं। हम 3 घंटे लगातार डिब्बाबंद सामानों को शेल्फ से उतारते थे, फेदर डस्टर से हर डिब्बे की धूल साफ करते थे और फिर उन्हें दोबारा करीने से जमा देते थे। यह बहुत ही नीरस और थकाऊ काम था। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ, और उनके पास इस तरह के 9 छोटे सुपरमार्केट थे, जिनमें से हर एक में बड़ी कार पार्किंग थी। वे 7-Eleven क्वीनियंस स्टोर्स के शुरुआती संस्करण थे, छोटे किराना स्टोर जहाँ लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसे सामान खरीदते थे। समस्या यही थी कि हवाई में एयर कंडीशनिंग का ज़्यादा चलन नहीं था और गर्मी के कारण स्टोर्स के दरवाजे बंद नहीं रहते थे।
सड़क और पार्किंग की तरह वाले स्टोर के दरवाजे खुले रहते थे। जब भी कोई कार पास से गुजरती थी या पार्किंग में आकर खड़ी होती थी तो हर बार धूल का गुबार उठता था और स्टोर में घुसकर डिब्बों पर फैल जाता था। हम जानते थे कि जब तक एयर कंडीशनिंग नहीं आएगा तब तक हमारे पास नौकरी रहेगी। 3 सप्ताह तक माइक और मैं मिसिस मार्टिन के पास जाते रहे तथा 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम ख़त्म हो जाता था और वे हमारे हाथ में 3 छोटे सिक्के थमा देती थी। देखिए, 1950 के दशक के बीच 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट कमाने में कोई ख़ास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक बुक्स 10 सेंट में आती थी, इसलिए मैं अपना पैसा आमतौर पर कॉमिक बुक्स पर खर्च करता था और फिर घर चला जाता था। चौथे सप्ताह के बुधवार तक मैं ये काम छोड़ने का मन बना चुका था। मैं काम करने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसे बनाना सीखना चाहता था और अब मैं 1 घंटे में 10 सेंट की गुलामी कर रहा था। उससे भी बढ़कर ये पहले शनिवार के बाद मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैंने लंच के समय माइक को बताया। स्कूल नीरस था और अब मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिनकी मैं राह देख सकूं। लेकिन ये 30 सेंट थे जिनकी वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। इस बार माइक मुस्कराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और कुंठा में पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फ़ैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैं आवेश में कहा। वे इंतज़ार कर रहे थे कि मैं इससे उकता जाऊं? कुछ माइक बोला। डैडी अलग तरह के हैं। वे तुम्हारे डैडी की तरह नहीं सिखाते। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बोलते हैं, मेरे डैडी शांत और कम बोलते हैं। इसलिए तुम इस शनिवार तक इंतज़ार कर लो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम काम छोड़ने का फ़ैसला कर चुके हो। तुम्हारा मतलब है मेरे साथ नाटक खेला गया है? नहीं, दरअसल नहीं, लेकिन शायद हो भी सकता है। डैडी शनिवार को बता देंगे। शनिवार को कतार में इंतज़ार करना। मैं माइक के डैडी का सामना करने को तैयार था। मेरे असल डैडी भी उन पर नाराज़ थे। मेरे असल डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, सोचते थे कि अमीर डैडी बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और उनकी जांच होनी चाहिए। मेरे शिक्षित गरीब डैडी ने मुझसे वह मांगने को कहा जिसका मैं हकदार था, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती है तो मुझे तुरंत नौकरी छोड़ देनी चाहिए। वैसे भी तुम्हें उस घटिया नौकरी की ज़रूरत नहीं है, मेरे गरीब डैडी ने तेज़ में कहा। शनिवार की सुबह 8 बजे मैं माइक के घर पहुंचा और दरवाज़ा माइक के डैडी ने खोला। बैठ जाओ और कतार में इंतज़ार करो, उन्होंने मेरे दाखिल होते समय कहा। फिर वे मुड़े और बेडरूम के पास बने अपने छोटे ऑफिस में गायब हो गए। मैंने कमरे के चारों ओर देखा मगर मुझे माइक कहीं नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं सावधानी से उन दोनों महिलाओं के पास बैठ गया जो मुझे 4 सप्ताह पहले वहीं दिखी थी। वे मुस्कुराईं और सोफे पर थोड़ा खिसक कर मेरे लिए जगह बना दी। 45 मिनट गुजर गए और मैं आग बबूला होने लगा। तकरीबन 30 मिनट पहले दोनों महिलाएं उनसे मिलकर वहाँ से जा चुकी थीं। एक अधिक उम्र का आदमी वहाँ 20 मिनट तक बैठा था और वह भी निकल कर जा चुका था। मकान खाली था और वहाँ मैं हवाई के उन सुहाने दिन एक सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा था और एक लालची आदमी से बात करने का इंतज़ार कर रहा था जो बच्चों का शोषण करता था। मुझे ऑफिस में इधर उधर कागज़ सरकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वे फ़ोन पर बात कर रहे थे और मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे। मैं उनसे मिले बिना ही बाहर जाने के लिए तैयार था, लेकिन किसी कारण मैं रुक गया। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस के बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने मुझे हाथ से ऑफिस में आने का इशारा किया। कम हियर।
अमीर डैडी ने अपने ऑफिस की कुर्सी को घुमाते हुए, मुझे लगता है कि तुम वेतन बढ़वाना चाहते हो या तुम नौकरी छोड़ने वाले हो, रुआसी आवाज़ में मेरे मुंह से निकला। देखिए, आप समझौते की अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं। 9 साल की उम्र में किसी वयस्क से मुठभेड़ करना सचमुच डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूँगा तो आप मुझे सिखाएंगे। देखिए, मैंने आपके लिए काम किया, मैंने मेहनत से काम किया, आपकी खातिर काम करने के लिए मैंने अपने बेसबॉल मैचों की कुर्बानी दी है, लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया और मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। आप धोखेबाज हैं, जैसा कि शहर का हर व्यक्ति आपके बारे में कहता है। आप लालची हैं, आप सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं और अपने कर्मचारियों की ज़रा भी परवाह नहीं करते हैं। आपने मुझसे खामख्वाह इंतज़ार कराया और मेरे प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। मैं छोटा हूँ, लेकिन इससे बेहतर व्यवहार का हकदार हूँ। अमीर डैडी अपनी घुमाने वाली कुर्सी में आगे पीछे झूलने लगे। अपनी मुट्ठी पर हाथ रखकर उन्होंने मुझे एकटक देखा। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा, 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज़्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पाया कि वे क्या कह रहे थे, इसलिए मैं अपना दुखड़ा जारी रखा। मैंने सोचा था कि अपना वादा निभाएंगे आप और मुझे सिखाएंगे। इसके बजाय आप मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। ये जुल्म है, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, अमीर डैडी ने धीमे स्वर से कहा। आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी तो नहीं, मैंने गुस्से से कहा। जब मैं चंद सिक्कों के बदले काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद से आपने मुझसे बात तक नहीं की। 1 घंटे के बदले 10 सेंट। आह, मुझे तो सरकार से आपकी शिकायत करनी चाहिए। आप जानते हैं, हमारे देश में बाल श्रम कानून है। आप तो जानते ही हैं, मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। शाबाश, अमीर डैडी ने कहा। अब तुम उन अधिकतर कर्मचारियों की भाषा बोल रहे हो जो मेरे लिए काम करते थे। ऐसे कर्मचारी जिन्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया या जिन्होंने खुद नौकरी छोड़ दी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैंने पूछा और मुझे एहसास था कि कम उम्र के बावजूद मैं काफ़ी बहादुरी दिखा रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपकी खातिर काम किया और आपने वादा पूरा नहीं किया अपना। आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? अमीर डैडी ने शांति से पूछा। देखिए, इस दौरान आपने कभी मुझसे बात नहीं की। मैंने 3 सप्ताह तक काम किया और आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैंने अबू मुंह बनाकर कहा। क्या सिखाने का मतलब बोलना या व्याख्यान देना ही है? अमीर डैडी ने पूछा। और क्या, मैंने जवाब दिया। इस तरह वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जीवन तुम्हें इस तरह से नहीं सिखाता है और मेरा मानना है कि जीवन सबसे अच्छा शिक्षक होता है। अधिकतर समय जीवन आपसे बात नहीं करता, यह आपको एक तरह से धक्का देता है। हर धक्के के साथ मानो जीवन कहता है, जाग जाओ, कोई चीज़ है जो तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। यह आदमी कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहा है, मैंने मन ही मन सोचा। जीवन मुझे धक्का दे रहा है, यानी वह मुझसे बात कर रहा है। अब मैं जान गया था कि मुझे अपनी नौकरी हर हाल में छोड़ देनी चाहिए। मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा था जिसे हवालात में बंद करने की ज़रूरत थी। अगर तुम जीवन के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होता है। अगर नहीं सीखोगे तो जीवन तुम्हें बस चारों तरफ से धक्के देता रहेगा। लोग 2 चीज़ें करते हैं। कुछ लोग जीवन के धक्के खाते रहते हैं, दूसरे नाराज़ होते हैं और पलटकर धक्का देते हैं। लेकिन वे अपने बॉस या अपनी नौकरी या अपने पति पत्नी के खिलाफ अपना गुस्सा नहीं निकालते, या तो निकालते हैं। वे नहीं जानते कि यह जीवन है जो उन्हें धक्के दे रहा है। मुझे पता नहीं था कि वे किस बारे में बोल रहे थे। जीवन हम सभी को धक्के मारता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और बाकी जूझते रहते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जीवन के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए
इसका मतलब ये होता है कि उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत है और उन्हें कुछ सीख लेना चाहिए। वे सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने लकड़ी की पुरानी जर्जर खिड़की को बंद किया जिसे मरम्मत करने की ज़रूरत थी। अगर तुम ये सबक सीख लेते हो तो तुम बड़े होकर बुद्धिमान, दौलतमंद और सुखी युवक बनोगे। अगर तुम नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम तनख्वाह या बॉस को दोष देते रहोगे। तुम जीवन भर उस बड़े मौके की उम्मीद करते रहोगे जो आकर तुम्हारी तमाम आर्थिक समस्याओं को हल कर दे। अमीर डैडी ने देखने के लिए मेरी तरफ देखा कि क्या मैं उनकी बात सुन रहा था। उनकी आंखें मेरी नज़रों से मिलीं। हम एक दूसरे को एकटक देखते रहे और अपनी आंखों से संवाद करते रहे। आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नज़रें फेर लीं। मैं जान गया कि उनकी बात सही थी। मैं उन्हें दोष दे रहा था जबकि सीखने का आग्रह मैंने खुद किया था। मैं जूझ रहा था। अमीर डैडी ने आगे कहा, अगर तुम इस तरह के इंसान हो जिसमें ज़रा भी हिम्मत नहीं है तो जीवन के हर थपेड़े, हर धक्के के सामने तुम हार मान लोगे। अगर तुम इस तरह के इंसान हो तो तुम जिंदगी भर सुरक्षित तरीके से खेलते रहोगे, सही चीज़ें करोगे और किसी ऐसे वक्त का इंतज़ार करोगे जो कभी आएगा ही नहीं। फिर तुम एक नीरस बूढ़े आदमी की तरह मर जाओगे। तुम्हारे बहुत से दोस्त तुम्हें सचमुच पसंद करते होंगे क्योंकि तुम बहुत अच्छे मेहनती इंसान थे, लेकिन सच तो ये है कि तुमने जीवन के धक्कों के आगे घुटने टेक दिए थे। दिल की गहराई में तुम जोखिम लेने से थर्राते थे। तुम दरअसल जीतना चाहते थे, लेकिन हारने का डर जीतने के रोमांच से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ। दिल की गहराई में तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ही ये बात पता रहेगी कि तुमने कभी जीतने की कोशिश की ही नहीं। तुमने सुरक्षित तरीके से खेलने का विकल्प चुना। हमारी नज़रें एक बार फिर मिली। मैंने पूछा, तो क्या आप मुझे धक्के दे रहे थे? कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं। अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं तो कहूँगा कि मैं तुम्हें जीवन का स्वाद चखाया। जीवन का स्वाद कैसा? मैंने पूछा। हालांकि मैं अब भी नाराज़ था, लेकिन अब मैं जिज्ञासु और सीखने के लिए तैयार था। तुम दोनों लड़के पहले इंसान हो जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह किया। मेरे 150 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, परंतु उनमें से एक ने भी मुझसे धन संबंधी ज्ञान नहीं मांगा। वे मुझसे नौकरी और तनख्वाह मांगते हैं, लेकिन पैसे बनाने की कला सिखाने को कभी नहीं कहते। इसलिए ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन साल पैसे की खातिर काम करने में गुजार देते हैं और अंत तक कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि दरअसल वे किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। मैं बैठा बैठा गौर से सुनता रहा। तो जब माइक ने मुझे बताया कि तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसे कैसे बनाया जाता है, तो मैंने ऐसा पाठ्यक्रम बनाने का निर्णय लिया जो असल जीवन का प्रतिबिंब हो। मैं बोलते बोलते थक जाता, लेकिन तुम मेरी बात का मतलब कभी नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया कि तुम्हें जीवन के थपेड़ों का स्वाद चखाऊं, ताकि तुम मेरी बात सुन और समझ सको। इसलिए मैंने तुम्हें 1 घंटे के लिए सिर्फ 10 सेंट दिए। तो 1 घंटे में सिर्फ 10 सेंट की खातिर काम करने में मैं कौन सा सबक सीखा? मैंने पूछा। यही कि आप लालची हैं और अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। अमीर डैडी कुर्सी पर पीछे टिके और जमकर हंसे। आखिर वे बोले, सबसे अच्छा ये रहेगा कि तुम अपना दृष्टिकोण बदल लो। मुझे दोष देना छोड़ दो। यह सोचना छोड़ दो कि समस्या मैं हूँ। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूँ तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। लेकिन अगर तुम्हें एहसास होता है कि समस्या तुम खुद हो तो तुम खुद को बदल सकते हो। कोई चीज़ सीख सकते हो और ज़्यादा समझदार बन सकते हो। ज़्यादातर लोग खुद को छोड़कर संसार के हर व्यक्ति को बदलना चाहते हैं। मैं तुम्हें बता दूं, किसी दूसरे को बदलने के बजाय तुम खुद को बदलना
ज़्यादा आसान है। मैंने कहा, मैं समझ नहीं पाया, अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो। अमीर डैडी ने अधीरता से कहा, उसे बदलें जिसे आप बदल सकते हैं। मैंने अमीर डैडी के शब्दों से सच्चाई और बुद्धिमत्ता सीखी। जीवन में बहुत कुछ है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। मैंने उस पर ध्यान केंद्रित करना सीखा जिस पर सचमुच मेरा नियंत्रण है, स्वयं मुझ पर। और अगर परिस्थितियों को बदलना है तो पहले मुझे बदलना होगा। तो यहाँ तक हमने देखा था कि हमें अपने आप को बदलना है, किसी को दोष नहीं देना है। आगे का जो है हमारे अगले एपिसोड में देखेंगे हम।